हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग विलियन के लेक्चर नंबर 3 में हैं। देखिए, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत ये तीनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब चौथा इसमें हमको पढ़ना है मोलरता। तो मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं और इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। लेकिन मोलरता, मोललता या मोल प्रभाव समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो यूज की जाएंगी उसे समझने की ज़रूरत है। जैसे अणु भार। तो अणु भार क्या होता है? देखिए, अणु भार जो होता है प्रत्येक परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है। मतलब किसी योग, जैसे समझिए H2O है तो H2O का परमाणु भार 18 होता है। अब कैसे ये निकालेंगे अभी आपको सिखा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ये परमाणु भार लिख रहे हैं, परमाणु क्रमांक मत समझिएगा आप लोग। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32। ये कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, तब आप लोग इसमें यूज होने वाले यौगिकों का अणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि H2O का अणु भार कितना होगा? 18। कैसे होगा? देखिए, हमने अणु भार में क्या बताया है आपको कि अणु भार जो होता है प्रत्येक परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है। जैसे आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का अगर परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 गुणित 1, फिर प्लस लगा देते हैं। दूसरा परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो इस तरह हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरह जल का जो अणु भार है 18 हो जाएगा। एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ग्लूकोज। तो देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसका निकालते हम लोग अणु भार। तो देखिए, इसमें कौन कौन से परमाणु है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो 6 कार्बन का कैसे निकालेंगे? 6 गुणित 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12 गुणित 1, फिर प्लस कितने ऑक्सीजन है? 6, और एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 6 ऑक्सीजन का 6 गुणित 16। अब देखिए, 12 छक 72 प्लस 12 कम 12 और 16 छके 96। इसको आप लोग जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 2 10, 9 1 10, 10 7 17, एक हासिल लगा था 18। तो ग्लूकोज का जो अणु भार आ जाएगा 180। कुछ और परमाणु का हम लोग कुछ और यौगिकों का देख लेते हैं कि क्या होगा अणु भार। ग्लूकोज के बाद हम लोग देखते हैं तीसरा यूरिया का। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो नाइट्रोजन का कितना है? 14। तो 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है अभी? 2। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणित 1 प्लस कार्बन। तो कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणित 1। तो देखिए, 14, 2 1 कम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14, फिर 2 1 कम 2, 14 2 16, 16 12 28, फिर 16, फिर 14 2 16।
अब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 16 16 32 और 32 28 60 हो जाएगा। यानी जो यूरिया का अणु भार है वो कितना हो जाएगा? 60। तो हम लोग अब अणु भार निकालना लगभग सीख चुके हैं। अब हम लोग को इसमें मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं, क्योंकि ये चीजें इसमें इस चैप्टर में उपयोग में आएगी। तो मोलों की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार। यानी जिस यौगिक का मोल निकालना रहेगा उसका द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और अणु भार नीचे रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में अणु भार। अब आप मुझे बताइए कि जो जल है, जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 36 ग्राम। और अणु भार का क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने निकाला है कि जल का अणु भार होता है 18। भाग करेंगे तो 18 दुना के 36, यानी 36 ग्राम H2O में कितने मोलों की संख्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। एक सवाल और करके देख लेते हैं हम लोग मोल निकालने के लिए। जैसे दूसरा समझे, आपसे पूछे कि 30 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या बताइए। तो देखिए किसमें पूछा आपसे? 30 ग्राम, यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। द्रव्यमान कितना दिया है? 30 ग्राम। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार। अब मुझे बताइए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। और अभी हम लोगों ने यूरिया का अणु भार निकाला है 60। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 3/6, यानी 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 मोल। यानी 30 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या जो होगी 0.5 होगी। तो अब हम लोगों ने मोल निकालना सीख लिया है। अब हम लोग मोलारता पे आते हैं कि मोलारता क्या। तो चलिए अब हम लोग मोलारता के बारे में समझते हैं कि मोलारता क्या होता है। तो इसे इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो जैसे समझिए कि आपके पास बहुत सारे विलेन पड़े हुए हैं। इसमें विलेन है तो विलेन में क्या क्या होगा? एक आपका विलेय होगा और एक आपका विलायक होगा। तो देखिए आपको ना बहुत सारे विलेन से नहीं मतलब है। आपको सिर्फ कितना विलेन देखना है? जो विलेन की मात्रा होनी चाहिए सिर्फ 1 लीटर। कितना देखना है विलेन? 1 लीटर। यानी आपको चेक करना है कि 1 लीटर विलेन में जो विलेय की मात्रा है मोल में कितनी है। यानी 1 लीटर विलेन में विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है ना? समझिए देखिए तो क्या होगी डेफिनेशन? 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। और मोलरता का सूत्र होता है, देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होगा? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या
बटे में विलयन का आयतन, और आयतन जब भी मेरा रखेंगे वो हमेशा लीटर में रखेंगे। अगर मान लीजिए आयतन क्वेश्चन में लीटर में नहीं दिया, मिलीलीटर में दिया है, तो क्या करेंगे तब, है ना, अथवा, है ना, मोलारता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन और ये मिलीलीटर में अगर दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, यदि मोलारता पूछे आपसे किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें चेक करेंगे क्या विलेय के मोलों की संख्या दिया है। अगर विलेय के मोलों की संख्या दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। अगर विलेय के मोलों की संख्या न देकर विलेय का द्रव्यमान दिया हो तो हम लोग मोल निकालेंगे, और मोल निकालना हम लोग पीछे आपको सिखा चुके हैं। अब इसमें एक और चीज आप लोग मोलारता में ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछता है कि क्या मोलारता ताप पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा हाँ, मोलारता ताप पर निर्भर करती है। पूछेगा कैसे निर्भर करती है, तो याद रखिएगा मोलारता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नोट करके लिख लीजिएगा, मोलारता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, ताप यदि बढ़ाएंगे तो मोलारता घटेगी, ताप बढ़ाने पर मोलारता घटेगी घटेगी। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मोलारता जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, और ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, इसका मतलब आयतन बढ़ेगा तो मोलारता घटेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर मोलारता घटती है। एक और चीज याद रखिएगा, मोलारता का मात्रक, तो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर।